नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना वायरस से बचाव और लॉकडाउन को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने होम क्वारंटाइन को लेकर एक बड़ा आदेश दिया है, जिसमें क्वारंटाइन अवधि पूरी करने पर मरीज को 1000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। दरअसल घर में रहने पर सरकार 1000 रुपए देगी। तो वही एससीएस गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि 1000 ट्रेनें अब तक उत्तर प्रदेश आ चुकी है, जिनमें 100 ट्रेनें कल पूरे यूपी में आई है, जहां 15 लाख से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां कोरोना की स्थिति को लेकर तमाम जानकारी दी गई। तो ये कई बड़े ऐलान आज उत्तर प्रदेश सरकार ने किए हैं। उनमें उनको इन्फेक्शन से बचाया जा सके, इस पर तुरंत कार्य किया जा रहा है। इस अदृश्य शत्रु के खिलाफ संघर्ष में मजबूती से काम करने के लिए, सबको सफलता प्राप्त कराने के लिए, पूरी सावधानी बरतने के लिए उन्होंने ये भी आदेश दिया है कि मंडलायुक्त, आईजी, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारी एक टीम के रूप में एक पूरा एक बड़े, एक कह लीजिए कि एक बड़े जैसा एक कोई लक्ष्य होता है, उसकी प्राप्त करने के लिए एक पूरी टीम बनती है। तो जिले स्तर पर भी एक टीम के रूप में जो है सभी अधिकारी कार्य करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कोई कारण नहीं है कि इस अदृश्य शत्रु के खिलाफ लड़ाई में हम लोग जो है आगे न बढ़ सकें। जिलाधिकारी और जिला पूर्ति अधिकारियों को ये निर्देशित भी किया है, कोई भूखा न रहे। हमारे प्रदेश में कोई एक आदमी भी भूखा न रहे। आपको याद होगा जब 2 बच्चे, एक जानकारी मिली कि उनके माता पिता दिल्ली छूट गए और 2 बच्चे जो है बहराइच में ऐसे पाए गए जो बेचारे खुद मजदूरी कर रहे थे, उनको तुरंत अगले दिन ही संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से राशन कार्ड बनाकर बच्चों के भी खाद्यान्न की व्यवस्था की गई। ये इस तरह की सेंसिटिविटी है जो माननीय मुख्यमंत्री जी अपेक्षा कर रहे हैं कि हर अधिकारी में हो, जिससे एक भी व्यक्ति पूरे प्रदेश में। तो वही खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता मनीष कुमार मिश्रा फोन लाइन पे जुड़े हैं। मनीष जी, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई अवनीश अवस्थी के द्वारा, क्या कुछ फिलहाल कोरोना की स्थिति को लेकर आज जानकारी दी गई है? देखिए, उन्होंने सारी बातें कही हैं कि यूपी सरकार का बहुत बड़ा आदेश है कि होम क्वारंटाइन को लेकर 1000 रुपए प्रोत्साहन राशि देगी सरकार। क्वारंटाइन अवधि पूरी करने पे राशि, घर में रहने पे भी ये राशि दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 1000 ट्रेनें यूपी में आ चुकी हैं। प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने का काम हो रहा है। साथ ही जो भी लोग क्वारंटाइन करके उनकी पूरी जांच की जा रही है और लगभग उनका कहना है कि डीएम के साथ सभी जिलाधिकारियों के साथ समन्वय बनाया गया है। खास करके बाराबंकी, गोरखपुर, बरेली, जौनपुर में यहाँ अच्छा काम हुआ है। साथ ही उनका कहना है कि 15 लाख से ऊपर लोग ट्रेनों से आए हैं और एक और बड़ा आदेश ये है कि इन सभी को होम क्वारंटाइन करके रखना है, जहां भी जिस जिले में भी जाएंगे। इसके लिए एक निगरानी समिति बनाई गई है। साथ ही का ये भी कहना है कि जो ये बातें आ रही थी निकल के कि प्रवासी मजदूर तमाम पैदल चल रहे हैं और वो सड़कों पर नहीं है, तो उसके लिए ट्रेनों की संख्या और बढ़ाई गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी बसों को, जो उत्तर प्रदेश परिवहन की बसें, उनको लगाया गया है ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। खाने पीने की सारी व्यवस्था की गई। तो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी आज उन्होंने दी।
जी, इसी के साथ कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात ये भी है कि जिस तरीके से एक तरफ तो हम बस पॉलिटिक्स, यहाँ पर बस की राजनीति देखने को मिल रही थी, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक अलग से यहाँ पर एक आयाम स्थापित किया, एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार को मिली है कि 15 लाख जो श्रमिक है वो ट्रेन के माध्यम से लौटे हैं। तो एक बड़ा रिकॉर्ड भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पॉलिटिक्स के बीच में कायम किया है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। जैसा कि 3 दिनों तक जो उत्तर प्रदेश राजस्थान की बॉर्डर पे जो कांग्रेस के द्वारा जो बसें लाई गई थी और उत्तर प्रदेश में प्रवेश की मांग की जा रही थी, हालांकि बसों को कल रात वापस ले जाना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी उपलब्धि है। 25 लाख लोगों को लाया जाना है, ऐसा दावा मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि 25 लोगों जो प्रवासी श्रमिक हैं वो उत्तर प्रदेश आएंगे जी। उनकी पूरी व्यवस्था की जाएगी, साथ ही उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भी एक कार्य योजना बनाई जा रही है। तो कहीं न कहीं 15 लाख से ऊपर मजदूर वापस उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं और लगातार आने का सिलसिला जारी है। आज भी मैं जब गया था तो रेलवे के अधिकारियों से मेरी जब बातचीत हुई, जो लखनऊ राजधानी का एक प्रमुख स्टेशन है चारबाग, वहां पे भी लगातार मैंने देखा कि श्रमिक आ रहे थे। उनको कतारबद्ध तरीके से उनकी पूरी जांच करके पूरा उनका डिटेल लेके उनको बसों के द्वारा भेजा जा रहा था। साथ ही खाने का भी प्रबंध किया गया है वहां पे। जी। तमाम ऐसी संस्थाएं जो खाना उनको उपलब्ध करा रही हैं। तो कहीं न कहीं अब सरकार अपने ओर से प्रयास कर रही है और जो कुछ दिनों से जो राजनीति चल रही थी बसों को लेके, उसके सामने एक बड़ी नजीर है कि 16 लाख के आसपास श्रमिक उत्तर प्रदेश लौटे हैं और लगातार आ रहे हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि जी। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीते दिनों हमने देखा था कि काफी तेजी से जो संख्या में इजाफा हो रहा था कोरोना संक्रमितों में, कहीं ना कहीं एक उसमें लगाम लगाने में सरकार कहीं ना कहीं कामयाब हो पाई है। और अब जो सरकार ने ये फैसला भी किया है कि 1,000 रुपए यहाँ पर जो लोग क्वारंटीन हुए थे उन्हें प्रोत्साहन राशि के तौर पर दी जाएगी। इसके बारे में पूरी जानकारी देखिए। आपने जैसे कहा कि नियंत्रण लगाने में, तो उत्तर प्रदेश की जो आबादी है काफी बड़ी आबादी है, 23 करोड़ से ऊपर यहाँ लोग हैं। साथ ही जो बाहर श्रमिक यहाँ के काम कर रहे थे, जो 25 लाख आंकड़ा सरकार कह रही है कि 25 लाख श्रमिक उनके अन्य दूसरे राज्यों में हैं और उसमें 15 लाख 17 हजार के करीब श्रमिक प्रदेश में आ चुके हैं। उनको क्वारंटाइन भी किया गया है, उनकी जांच की गई। लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ की प्रवासी मजदूरों के आने की संख्या भी बढ़ी है। तो थोड़ी सी चिंता सरकार के लिए है और सरकार फोकस कर रही है। इसीलिए जैसा कि अभी आपने जिक्र किया था कि अवनीश अवस्थी ने कहा कि सभी जिलाधिकारियों से समन्वय बना के चला जा रहा है कि पूरी तरह से जो ब्लॉक लेवल और गांव पहुंचे श्रमिक हैं उनके बारे में पूरी जानकारी लेके पूरी सावधानी बरतने का आदेश निर्देश है। उन्हें क्वारंटाइन का पालन अच्छे से कराना है, उनकी जांच करानी है। तो कोशिश हो रही है कि इसको नियंत्रित किया जाए, कहीं इसका प्रसार ना बढ़े, कोरोना संक्रमण जो है वो नियंत्रित रहे। जी। और आने वाला समय भी कहीं ना कहीं बहुत यहाँ पर जो काफी चैलेंजिंग यहाँ पर सरकार के लिए होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से अब हवाई सेवा, जो घरेलू हवाई सेवा है वो शुरू होने वाली हैं और 1 जून से जो नॉर्मल जो रेलवे ने भी ट्रेनें शुरू करने का यहाँ पर फैसला किया, तो काफी जो आने वाला समय है चैलेंजिंग होने वाला है। तो इससे निपटने के लिए किस तरीके से जो सरकार है वो तैयारी कर रही है? देखिए, अब ट्रेनों से जो लोग आ रहे हैं, आज मैंने खुद देखा कि उनको कतारबद्ध तरीके से और उन्हीं लोगों को ट्रेनों में सफर करने का अनुमति मिलेगी जो पूरी तरह से कोरोना लक्षण जिनमें नहीं पाया जाएगा। पूरी जांच होती है जहां से वो चलते हैं और जहां वो आते हैं, जहां वो उतरते हैं, वहां भी उनकी जांच हो रही है जी। अब रहा सवाल हवाई यात्रा की, 1 जून से आपने कहा 200 ट्रेनें चलेंगी सामान्य लोगों के लिए भी। तो उसके लिए भी रेलवे ने पहले से ही दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं कि सभी लोगों को आरोग्य सेतु ऐप में लोड करना होगा, साथ ही पूरा विवरण देना होगा, टेस्ट कराना होगा और 2 घंटे पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। और इसी तरह से जो घरेलू उड़ान शुरू होने वाली है, जो विमान सेवाएं शुरू होने वाली हैं, उसके बारे में भी विस्तार से गाइडलाइंस आ जाएंगे कि किस तरह से यात्रियों को यात्रा करनी है। क्वारंटाइन भी रखा जाएगा, जो एयर ट्रेवलिंग करके जो विमान से आएंगे लोग, एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, उनकी भी पूरी जांच होगी। उनको भी मास्क, ग्लव पहनने की बात कही गई है, सैनिटाइजर ले जाने की बात कही गई है और ये कहा गया है कि कम से कम 3 घंटे पहले आप स्टेशन अपने यात्रा का जो समय उससे पहले आपको एयरपोर्ट पहुंचना होगा ताकि पूरी तरह से जांच हो सके। कोशिश की जा रही है कि वेब चेक इन हो, जो सुरक्षा औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात होते हैं जो पूरी तरह से स्कैनर मशीन से लोगों की जांच करते हैं, और अब वेब चेकिंग करने की बात कही गई है। तो कहीं न कहीं कि जिससे संक्रमण ना हो और कोरोना मुक्त लोग यानी जिनमें लक्षण ना हो उन्हीं को प्रवेश दिया जाएगा। तो इस तरह से तो सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है कि जो ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्री हैं उनकी पूरी जांच कर ली जाए, उसके बाद उनको बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी तमाम जानकारी देने के लिए।
तो फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते आगे, बीते कई दिनों से राजस्थान में चली बस पॉलिटिक्स अब वाक युद्ध में तब्दील होती नजर आ रही है। दरअसल इन बसों को उत्तर प्रदेश जाने की अनुमति नहीं मिली, जिसके चलते बसों को वापस लौटा दिया गया है। अब इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं ने जुबानी जंग का रुख अख्तियार किया है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के नेताओं की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि जो बसें राजस्थान बॉर्डर पर खड़ी है वो सरकारी बसें हैं और सरकारी तंत्र का इस्तेमाल राजस्थान में किया जा रहा है। तो वहीं इस पर पलटवार करते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ये साबित कर दे कि एक भी बस सरकारी थी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और अगर ये बात गलत निकले तो दिनेश शर्मा और योगी आदित्यनाथ अपनी पार्टी से इस्तीफा दे। इसी के साथ ही मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि इन बसों को फिटनेस के नाम पर रोकना गलत था, जबकि केंद्र सरकार की ये साफ आदेश है कि 30 जून तक बसों को फिटनेस सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का वक्त नहीं है। 30 मार्च का भारत सरकार का आदेश है जिसमें ये कह दिया गया था कि भारत सरकार ने कहा हर राज्य देश में जहां भी पैसेंजर बसें चलती है, ट्रक चलते हैं, उनके लाइसेंस रद्द हो गए हो, परमिट फिटनेस जो भी खत्म हो गई, अब वो सब 30 जून तक बढ़ा दी थी भारत सरकार ने। उसके बाद यूपी सरकार के नेता लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं लगातार, और वो कह रहे हैं कि साहब फिटनेस चाहिए, परमिट चाहिए, लाइसेंस रद्द नहीं होना चाहिए। तो ये तो भैया प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछो ना, 30 जून तक बढ़ा दिया था। अब आप ये बहाना करके बसों को रोकते हैं। पहले आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रियंका जी की ट्वीट पे जवाब देते हैं, हम बसें ले आइए, हम अनुमति दे देंगे, वो ले जाती हैं तो फिर अनुमति देते नहीं है। तो ये पाप कर रहे हैं। तो वहीं जयपुर की जिला जेल और सेंट्रल जेल में कोरोना पैर पसार चुका है, और इस बीच दोनों ही जेलों में करीब 800 से भी ज्यादा बंदियों और स्टाफ की जांच की जा चुकी है। तो वहीं जयपुर जिला जेल की बात की जाए तो यहां पर बंदियों और स्टाफ की दोबारा जांच कराई जा रही है ताकि संक्रमण का पता लगाया जा सके। लॉकडाउन 4 में जयपुर शहर में ट्रैफिक बढ़ने लगा है। तो वहीं लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस ने शहर के 556 जगहों पर चेक पोस्ट बनाई है। इनमें दिन और रात के समय पर नाकाबंदी जारी है और नियमों का पालन कराया जाता है। लॉकडाउन 4 में कुछ दफ्तर और दुकानें खुलने के साथ ही शहर के बाहरी हिस्सों में यातायात भी बढ़ने लगा है। तो वही राजधानी जयपुर से अच्छी खबर यह है कि अब कर्फ्यू का दायरा धीरे धीरे कम होने लगा है। दरअसल 15 दिन से लगातार कई कॉलोनियों और क्षेत्रों को लगातार मरीज मिलने से कर्फ्यू की जद में लिया जा चुका था, लेकिन अब कुछ जगहों से कर्फ्यू हटाया गया है। ऐसे में पुलिस को भी मामूली राहत मिली है। तो वही इन दिनों झुंझुनू में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वायरल होने के साथ ही न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश की पुलिस का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। दरअसल वीडियो में सेना के एक अधिकारी न केवल हिंदुस्तानी पुलिस पर गर्व होने की बात कर रहे हैं, बल्कि ये दावा भी किया जा रहा है कि कोरोना काल में पुलिस के जवान जिस तरह से नौकरी कर रहे हैं उस हिसाब से वो पूरी दुनिया को हिंदुस्तानी पुलिस पर गर्व हो रहा है। आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? बढ़िया सर, है ना? पहली बार फौज को आपके ऊपर गर्व है कि हमारे देश की पुलिस इतना अच्छा काम कर रही है। और हमारे जवानों ने ये बोला है कि साहब जितने पुलिस वाले हैं सबको मिठाई देते हैं। तो ये हमारी तरफ से थोड़ी भेंट है, क्योंकि पूरे कोविड के मौसम में जो सब लोग इतने टेंशन में घूम रहे थे, आप अकेली फौज हो जो अपनी नौकरी एकदम बढ़िया से करो। पॉपुलेशन कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल, क्राइम रोकना था। हमें बहुत नाज है बेटा, आपके चौकी इंचार्ज को भी बता रहे। ठीक है, हमारी तरफ से धन्यवाद, राम राम, और बहुत दुआएं आपको। ठीक है, ये और 4 पैकेट दो, इनकी बहुत बड़ी चौकी है। और जो होमगार्ड वाले भी आपके साथ लगे हुए हैं, उन्होंने भी कितना बढ़िया काम किया, और ऐसे ही लगे रहना बेटा। और ये चौकी में बांट देना सर। और ये हिंदुस्तानी फौज के जवानों की तरफ से उन्होंने बनाया है। ठीक है, नंगल साहब।
तो वहीं दूसरी तरफ झुंझुनू के ही गुड़ा रोड पर स्थित एक लकड़ी के कारखाने में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। इस दौरान आग लगने की सूचना मिलने से मौके पर पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक करोड़ों रुपए का माल जलकर राख हो चुका था। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों की जांच में जुटी है। टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा में लॉकडाउन के बीच बंद रहे कपड़ा उद्योगों के श्रमिकों के भुगतान को लेकर बना गतिरोध जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट की मध्यस्थता से फैक्ट्री मालिकों और श्रमिकों संगठनों में सहमति बनने से खत्म हो गया है। अब जल्द ही भीलवाड़ा का कपड़ा उद्योग पटरी पर लौट आएगा। इस दौरान भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल ने कहा है कि श्रमिक संगठनों और फैक्ट्री मालिकों के बीच अप्रैल माह के वेतन को लेकर गतिरोध चल रहा था। इस पर आज जिलों के कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई, जहां बैठक में अप्रैल से 15 मई तक श्रमिकों को गुजारा भत्ते के तौर पर 4,000 रुपए दिए जाएंगे। महोदय ने औद्योगिक संगठनों और बड़े उद्यमियों को बुलाया, साथ में मजदूर संघों के पदाधिकारियों को और ठेकेदारों को जो लेबर प्रोवाइड करवाते हैं उनको भी बुलाया। दोनों से विस्तृत वार्ता की अलग अलग और दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर दोनों को स्वीकार्य सर्वसम्मत निर्णय माननीय जिलाधीश महोदय ने दिया है। आज जो हमारा जो चर्चा हुई है वो एक लॉकडाउन जो पीरियड था उसका और हमारे और मतलब मिल मालिक के बीच में हमारे कुछ जो समझौते की बात थी, तो उसके लिए हम लोगों को यह मीटिंग के लिए बुलाया था और अच्छे वातावरण में अच्छी बात हुई है और सभी मजदूर भी खुश है इसमें और हमारे मालिक भी खुश है और उनको सहायता मिल गई और मालिक को भी रिलीफ मिली है। तो बैठ कर क्लियर किया गया, दोनों से पहले अलग अलग वार्ता की गई, फिर सामूहिक इनकी वार्ता कराई गई और एक समयबद्ध कार्यक्रम के तहत जो मजदूरों की डिमांड्स थी और जो इंडस्ट्रीज जो चाहते थे कि किस तरह दोनों में सामंजस्य हुआ और मार्च तक के जितना इनका मजदूरों का पेमेंट बकाया है कई इंडस्ट्रीज में वो 2 दिवस के अंदर मजदूरों को दिलाया जाएगा और 1 अप्रैल से लेकर आज तक या जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक का 4,000 रुपया हर मजदूर को दिया जाएगा। और साथ ही जो आने वाला समय है जो कि इंडस्ट्रीज अभी 100% रन नहीं कर पाएंगी और लेबर जो है वो एक शिफ्ट में आएगी, तो रोटेशन ऑफ लेबर को किस तरह से करना है और जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स हैं उनका भी ये रहा कि उनके जो संगठन के लोग थे उनसे भी बात हुई कि प्रोडक्शन के साथ उनका जो वेजेस हैं वो फिक्स किए गए हैं। वहीं बारां जिले में कोरोना संकट के चलते फंसे प्रवासी श्रमिकों को अपने घर भेजने का कार्य जारी है। इसे लेकर जिला मुख्यालय पर बसों का इंतजाम किया गया है, जहां से बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड सहित कई राज्यों के मजदूरों को जिला प्रशासन ने उचित इंतजाम कर अपने अपने घरों के लिए रवाना किया है। एक सौ 149 लोग हैं और ये बिहार के हैं। 4 बस से हम आज भेज रहे हैं क्योंकि रेल में थोड़ा समय लग रहा था। अपने यहाँ से जो गोपालगंज जिला पड़ता है वो NH 27 पे पड़ता है, इसी हाईवे पे है जो पहला जिला है। वहाँ के कलेक्टर साहब से हमने बात कर लिया, सबको खाना खिला दिया है और 100 पैकेट हमने खाने के और रखवा दिए, पानी की बोतलें दे दिए 2-2। हमारी एक टीम अधिकारियों के साथ जा रही है, वो रास्ते में इनको जरूरत के अनुसार खाना भी खिलाएगी, नाश्ता भी कराएगी और कलेक्टर साहब जो है उनको हैंड ओवर करके आएंगे। आगे इनके संबंधित जिलों तक जाने की व्यवस्था वहाँ की राज्य सरकार करें, जो हमारे निर्देश है उसकी हम पालना करें। बिहार के अब कोई व्यक्ति शेष नहीं रहे। कल उत्तर प्रदेश के हमारे 114 लोग चले गए थे, बस लौट के आ गई है और कल का हमारा लक्ष्य है कि कल हम वेस्ट बंगाल और झारखंड के लोगों को भेजेंगे। आज हमने यहाँ इकट्ठा कर लिया है। तो वही अगली खबर चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार थाना से है, जहां आज तड़के पेट्रोल पंप की लूट की घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो रहे लुटेरों को ग्रामीणों ने धर दबोचा है। दरअसल लुटेरे वारदात को अंजाम देकर फरार होने के दौरान कार से फरार हो रहे थे कि तभी ग्रामीणों के पीछा करने पर लुटेरों की कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी। बदमाशान एक अज्ञात
अज्ञात लोग थे जो एक स्कॉर्पियो के अंदर आए और उन्होंने आके वहाँ सेल्समैन जो राजू था उसको चाकू की नोक पे अंदर ले गए और एक जना उनमें से नीचे उतरा और उसको अंदर ले गया। फिर एक दूसरा आदमी उतरा और अंदर से करीब 25,000 रुपये रोकड़ और उनके मोबाइल लेके गाड़ी के अंदर स्कॉर्पियो के अंदर फरार हो गए। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने थाने पर इतला की और स्वयं ने भी उनकी स्वयं की निजी वाहन से उनका पीछा किया। तो आगे साड़ास रोड पे जवासिया के पास में इन लोगों ने बदमाशान की गाड़ी पलटी खा गई, जिनके उनकी चोटें आई और निकल कर भागे। तो पुलिस जाब्ता गांव वालों की मदद से इनको पकड़ के लाए हैं। और तो वहीं दूसरी तरफ दौसा जिले में कोरोना महामारी के बीच टिड्डी दल दौसा पहुंचने से किसानों और बागवानी से जुड़े लोगों को भारी नुकसान की चिंता अब सताने लगी है। हालांकि जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी के पास टिड्डी दल आने की पहले से सूचना थी। इसे लेकर कलेक्टर ने कृषि अधिकारियों के साथ चर्चा कर टिड्डियों पर नियंत्रण करने के लिए रणनीति तैयार की है। विधानसभा क्षेत्र सिकराई विधानसभा क्षेत्र के जो बॉर्डर पे इन टिड्डियों ने जो पड़ाव डाला है उसके बारे में प्रशासन को भी पहले से इतला थी, लेकिन प्रशासन भी इतना अलर्ट नहीं हुआ और लोग भी काफ़ी जो गुस्से में है। तो आपका क्या कहना है इससे? देखो, मैं समझता हूँ कि पिछले बहुत लंबे समय से, कोई 40-50 साल से टिड्डी दल कभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में आया नहीं और पहली बार टिड्डी दल जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। ये फिर भी जिस हिसाब से करीब 6-7 किलोमीटर लंबा 2-2.5 किलोमीटर चौड़ा जो टिड्डी दल था, जैसे ही पता लगा प्रशासन को, ऐसी बात नहीं है, पूरा जिला प्रशासन, पूरे कृषि विभाग के अधिकारी, जयपुर के अधिकारी, दौसा के अधिकारी, जैसे ही ये पता लगा रात को 8-9 बजे की टिड्डी दल हमारे क्षेत्र के अंदर बैठा है, सब सक्रिय हुई है। और मैं समझता हूँ कि 2.5 से 3 घंटे में जा करके इसका ऑपरेशन चालू कर दिया। पाकिस्तान इंटरनेशनल पेस्ट है, पाकिस्तानी नहीं है, अफ्रीका में युगांडा और इनका जो इथोपिया, यमन और ये ईरान, इराक से आती है और ये परमानेंट है। लेकिन इस साल जैसे कि यूनाइटेड नेशन और इसने भी इसके घोषणा की है कि पिछले साल के मुकाबले 2-3 गुना ज़्यादा आ सकते हैं। इसलिए विभाग शुरू से ही इसके लिए प्रयासरत है और कंटीजेंसी पहले 12 जिलों का ही प्लान बनाया था, लेकिन पूरे राजस्थान का हर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बना के इसका कंटीजेंसी प्लान बना लिया और ये इस मद्देनजर रख किसान भाइयों से इसकी जागरूकता करनी है। तो वहीं जयपुर में एक एम्बुलेंस कर्मी गांधीनगर में पॉजिटिव मिला है, जहां प्राथमिक जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद भी जब काफी देर तक उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराने कोई नहीं आया तो वो खुद अपनी एम्बुलेंस चलाकर एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती होने जा पहुंचा। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार उस एम्बुलेंस में अन्य चिकित्सा कर्मियों ने संक्रमण का खतरा होने के चलते मौके पर जाने से ऐतराज जताया। हरिद्वार प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने उस वक्त कुछ हद तक राहत की सांस ली थी जब हरिद्वार जिले को ग्रीन जोन में शामिल किया गया था। रोजमर्रा की जिंदगी दोबारा लौट आई थी। लोगों ने राहत की सांस ली थी कि खानपुर क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में पिछली 14 मई को मुंबई से लौटे युवक की जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग में फिर से हड़कंप मच गया। वही रिपोर्ट आई है। तौसीफ नाम का ये व्यक्ति है, ये मुंबई से आया था 14 तारीख को और इसने खुद ही वहाँ पे सिविल अस्पताल में सैंपलिंग करवाई थी। तो आज इसकी रिपोर्ट आई है, पॉजिटिव आया है, तो इसको आइसोलेशन में डाल दिया है। और जो वो क्षेत्र है मोहम्मदपुर वाला, उसको सील करने के आदेश दे दिए हैं। और जहाँ जहाँ वो मिला, जिससे मिला, जो उसके चाहे वो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हों, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स हों, तो उनको भी ट्रेस किया जा रहा है, उसकी भी जाँच चल रही है। और जैसे जैसे मिलते रहेंगे उनको होम क्वारंटाइन या फैसिलिटी क्वारंटाइन या आइसोलेशन में डालते रहेंगे। तो वहीं हरिद्वार में पिछले 2 महीने से जारी लॉकडाउन के कारण सभी तरह की व्यवसायिक गतिविधियां ठप पड़ गई है। लॉकडाउन के चौथे चरण में सरकार ने कई व्यवसायों को थोड़ी राहत दी है, लेकिन अभी कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जिनका काम पूरी तरह से रुका हुआ है। शादी का कारोबार है, टेंट का कारोबार है, वेटर है, लाइट है, टेंट वाले हैं, बैंड वाले, जिन्हें अनेकों परिवार हमारे से जुड़े हुए हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो एमआई हमारे ऊपर लोन चल रहे हैं पुराने, उनके 1 साल की छूट दी जाए। नए लोन देने की आपने बात करी है कि 12 महीने में, जब पुराना लोन नहीं हम चुकाएंगे तो वो लोन लेकर फायदा क्या? आपने तो ब्याज ऊपर कर दिया। ऐसा नहीं, आज हमारे टेंट समाज की, हलवाई समाज की, सब जो इस शादी के आयोजन से जुड़े हुए, सबकी एक मीटिंग हुई और सबका निर्णय निकल के आया कि जो जियो बनाए, ये 50 आदमी को जियो बनाए, उस जियो पे हम राजी नहीं है, क्योंकि जियो से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा काम ही नहीं होने का। परिवार हैं,
20 करोड़ से ऊपर की संख्या है इस समाज में। और 50 आदमी की शादी में वो कस्टमर से कितना पैसा ले ले जो कि इन सब खर्चों को वो मीट आउट कर सके। गवर्नमेंट जितनी भी कर रही है सो हमारी सुख सुविधा के लिए कर रही है, ये सही है। तो हम उसमें ये चाहते हैं गवर्नमेंट इस वक्त हम लोगों के व्यापारियों को सलामत रखने के लिए मुसीबत में ना डालें, उनको हमको ऐसी छूट और ऐसी व्यवस्था करे गवर्नमेंट जो हमारा ये समय मुसीबत का गवर्नमेंट के साथ सहानुभूति में कट सके। इसमें हम लोगों का कहना यह है, हमको बिजली के बिलों में टैक्सेस में गवर्नमेंट छूट दे दिसंबर तक की, और दूसरी हमारी जो रियायतें हैं जो दूसरे हम असंगठित हैं इसलिए हमको नहीं मिल पा रही हैं, इन छोटे दुकानदारों की परिस्थिति को देख के उनको वो छूट मिलनी चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।